तो यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रुंडशुले ख़त्म होगा क्लास 4 में, दे विल डिवाइड द किड्स इन कपल ऑफ ग्रुप्स. सो फर्स्ट ग्रुप इज़ जिनका नोटे 1 से लेके 2.33 तक रहता है, उनको गिम्नेजियम का रिकमेंडेशन होता है दैट दीज किड्स विल गो टू द गिम्नेजियम. 2.33 से 3.66 तक जो बच्चे होते हैं वो रियाल शूले में जाते हैं, और 3.66 से नीचे जिनका नोटे होता है उनको मिडिल शूले का रिकमेंडेशन मिलता है. ठीक है. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केआर ब्लॉग्स जर्मनी में. और आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है. हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं. बहुत ही हम लोग थैंकफुल हैं जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, और आज हम उन सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं. और जवाब देने के लिए इनके हाथ के पास जो एक्सपर्ट अवेलेबल था उसको पकड़ के ले हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है और इनको बहुत कुछ पता है. बहुत कुछ नहीं, सब कुछ पता है, थोड़ा बहुत. तो अभी हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो है जर्मन स्कूलिंग सिस्टम. जर्मनी में जर्मन स्कूलिंग सिस्टम के बारे में जितना हमको पता है वो हम आपसे शेयर करेंगे. करेक्ट. तो सबसे पहले क्या 0 से 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका जो सिस्टम है वो बताएंगे. सो 0 से 3 इयर्स के बच्चों का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इफ़ यू वांट, यूजुअली क्या होता है, अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चे को डे केयर में रख सकते हैं. उसको यहाँ कृपे बोलते हैं, और कृपे के प्लेस के लिए बहुत मारा मारी है. सो यू नीड टू अप्लाई इवन बिफोर यू आर प्लानिंग फॉर द किड. दैट्स अ जोक बट समहाउ अ रियलिटी ऑल्सो. तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं पहले, तो इवन वाइल यू आर इन इंडिया, आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी हैं उनसे सपोर्ट लेके पूछना स्टार्ट कीजिए कि आसपास में जहाँ भी आपका टारगेटेड एरिया है वहाँ पे कौन सा कृपे जहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं. तो हम जब आए थे हमने कृपे के लिए बहुत फाइट मारी, हमें नहीं मिली सीट, क्योंकि वी वर इन म्यूनिक, और म्यूनिक में रूल क्या है कि अगर एक पेरेंट वर्किंग नहीं है तो उनको लो प्रायोरिटी है, अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उनको हाई प्रायोरिटी है. और मैं हूँ हाउसवाइफ, तो हमारे पास में ये ऑप्शन था ही नहीं कि सेकंड प्रायोरिटी हाँ, लिस्ट सेकंड तो प्रायोरिटी सीट मिली नहीं. बट रूल क्या है कि कृपे जो होता है ना, वो वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है. देयर इज़ नो गवर्नमेंट सब्सिडी. ऑल द एक्सपेंसेस यू नीड टू पे, फूड, प्लेस और बाकी सारे जो उनके एक्सपेंसेस हैं, प्लस उनका जो फ़ी है. तो ये अराउंड 300 to 500 के आसपास वेरी करता है पर मंथ. हाँ, यूरोस. और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगा. हाँ, कृपे में गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं है. इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जो है 3 से 6 वाला, जहाँ पे हम लोगों को फाइनली सीट मिला. हाँ. उसको बोलते हैं किंडरगार्टन. किंडरगार्टन में गवर्नमेंट सब्सिडाइज है बट नॉट फुली. ओनली अ पार्ट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, remaining you need to pay. For example, if you opt for the food, you need to pay for that. Also, government will not pay the full amount. So they'll pay only a small amount out of तो that. डिपेंड करता है कि सब्सिडाइज कहाँ पे कैसा है. हाँ, सिटी टू सिटी वेरी करता है. हाँ. सब्सिडी, बट कहीं पे भी 100% सब्सिडाइज नहीं मिलेगा. हाँ, और हम बता देते हैं कि 200 से 300 यूरो जो है लगता है किंडरगार्टन में. 200 to 300 यूरोस का फी होता है पर मंथ. हाँ, किंडरगार्टन में. ये सब्सिडी के बाद. हाँ, सब्सिडी के बाद. हाँ, तो बिना सब्सिडी के तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है. ज़्यादा होगा, 400-500. तो किंडरगार्टन और कृपे जो है इसमें आपको फी देना पड़ता है. अभी किंडरगार्टन में क्या होता है, बच्चा जब लास्ट ईयर ऑफ एजुकेशन में होता है किंडरगार्टन में, यूजुअली द 6th ईयर, उसको बोलते हैं फोरशूले किंड. सो जो फोरशूले किंड होता है उसको स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको साइड में, या फिर जो भी फोरशूल किंडर हैं उनको साइड में ले जाके उनको थोड़ा मैथ सिखाते हैं, 1 2 3 4 नंबर और ABCD, या फिर थोड़े जर्मन लेटर्स, थोड़े जर्मन वर्ड्स कि कौन सा वर्ड क्या होता है, उसको थोड़ा इंटेंसिव करते हैं. और जर्मन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. मतलब अगर बाहर के बच्चे हुए, जैसे कि बाहर कंट्री के, जैसे इंडिया से हो गए और जहाँ से भी आते हैं बाहर के बच्चे,
उनको जर्मन लैंग्वेज पे थोड़ा सा वो लोग फोकस करते हैं कि क्योंकि स्कूल में जाने के बाद उनको जर्मन आनी चाहिए। Correct. उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि द डे दे लैंड इन द स्कूल दे कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट जर्मन। तो उसके लिए वो अगर बच्चे कमज़ोर हैं जर्मन में तो वो फिर अलग से टीचर भी लगाते हैं। करेक्ट। और पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन साथ में वो लैंग्वेज के लिए अलग से टीचर को के लिए आपको बोलते हैं। करेक्ट। तो वो अच्छा सिस्टम मतलब किंडरगार्टन बच्चों को प्रिपेयर करता है स्कूल के लिए। हाँ। अब स्कूल में जाने से पहले एक आध दो स्टेप्स होते हैं जो पीपल नीड टू कीप इन माइंड। पहला है कि सारा वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। वैक्सीन का जो बुक होता है, इन्फ बुक बोलते हैं इसको शायद, इन्फ पास बोलते हैं, तो वो इन्फ पास होना चाहिए। सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। प्लस जो रेगुलर untersuchung होता है बच्चे का, जो उसका फुल चेकअप होता है, फुल बॉडी चेकअप, इसका जो वो बुक होता है Untersuchungsheft बोलते हैं उसको, इन दोनों को सबमिट करना होता है। दे विल चेक एंड इन एडिशन एक और हेल्थ चेक होता है किंडरगार्टन में। वहाँ पे बच्चे का आई साइट और हियरिंग कैपेबिलिटी, ये ऐसे ही बातचीत करके, नॉट विद अ मशीन, ऐसे ही बातचीत करके दे डिटरमाइन इफ़ द किड इज़ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और इफ़ बच्चे को सिंपल शेप्स पता है या नहीं, ट्रायंगल, ड्रैगन या कलर्स। ऐसे कई बार ऐसे भी करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन बना देगा, उस पे बच्चे को बोला जाता है कि आप ड्रॉ करो, उनका कितना फोकस रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, ये सारी चीज़ों का उसमें रहता है। इसको होने के बाद किंडरगार्टन विल मेक अ रिकमेंडेशन दैट द किड कैन गो टू स्कूल इन क्लास 1। उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे यू विल गो टू द नियरेस्ट स्कूल, आइदर यू or the kindergarten will contact the school already, send them the form and all the details of the kid, और उसके बाद फाइनल जिस दिन एडमिशन होगा you need to go fill some formalities and done। स्कूल जो यहाँ पे है वो क्लास 1 से लेके क्लास 13 तक 100% सब्सिडाइज्ड है। you don't need to pay anything, only some additional money, for example for food। अगर आपका बच्चा स्कूल में खाना खाता है तो फूड का एक्सपेंस आपको देना है। बाकी अगर कुछ एडिशनल बुक्स बाई करने के लिए टीचर रेकमेंड करता है, जैसे चिकू के केस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, जो चिकू चूँकि पढ़ने लिखने में अच्छी थी, पढ़ती जर्मन में अच्छी थी, तो उसको एंड देन लीजे बुक बोलते हैं। लीजे बुक होता था, लीजे बुक का एक सीरीज़ है, वो उसको टीचर ने रिकमेंड किया कि शी कैन रीड वेरी वेल ऑलरेडी, सो लेट्स डू इट फॉर हर। तो ये सारे एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, बट बेसिक जो स्कूलिंग सिस्टम है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और सुबह 8 बजे से 1 बजे तक की क्लास होती है, और जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मम्मी पापा दोनों, तो वो बच्चों को शाम तक रखते हैं, 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक। ऑफन ganztägige Schule, ganztägige OGTS जो होता है सबके लिए अवेलेबल है। If you apply, you will get the place। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि बच्चा, वो लोग रखते हैं जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। हाँ, इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि बच्चा 8 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल में रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे बच्चे को खाना चाहिए होगा, हाँ, सारी चीज़ें उस टाइम पे आप प्रोवाइड करनी होगी। करेक्ट। बट उसमें फ़ायदा है। हाँ, ganztägige Schule में फ़ायदा क्या है कि बच्चा अगर बाहर से है या बाहर के बैकग्राउंड का है तो उनको जर्मन लैंग्वेज प्रैक्टिस का या फिर पढ़ने लिखने में थोड़ा सपोर्ट जो चाहिए होता है स्कूल से वो मिल जाता है, टीचर अवेलेबल रहते हैं, तो इट्स गुड। एटलीस्ट क्लास 1 to 4 तक मेरे ओपिनियन में OGTS जो है वो अच्छा है। जब ये हो जाता है देन बच्चा जब इस्टेब्लिश होने लगे स्कूल में, क्लास 1 मोर फन एक्टिविटी, थोड़ा यूज टू होना कि किंडरगार्टन में जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही माहौल क्लास 1 में रखने की कोशिश करते हैं। क्लास 2 से थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हैं। तो यूजुअली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अगर बच्चा क्लास 2 में है तो उसको ना धीरे धीरे इवनिंग में, जैसे 4 बजे वापस आया बच्चा, 1 आध 2 घंटा खेला कूदा, इवनिंग में 1 घंटे थोड़ा बिठा के उसको रिवाइज़ कराया, मैथ्स, जर्मन, और एक हासू करके एक सब्जेक्ट होता है, हाइमार्ट उन साखुंटरेक्ट बोलते हैं शायद इसको। इसमें क्या होता है
कि थोड़ा अपने सराउंडिंग के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीज़, तुम्हारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक टॉपिक होता है, उनको सीखना पड़ता है। मैथ्स और डॉइश, हाँ, मैथ्स और जर्मन, और ये मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो क्लास 2 से बच्चों को स्कूल में तो इतना नहीं ध्यान दिया जाता है, आपको घर पे पढ़ाना होगा बच्चे को, घर पे पढ़ने बैठना सिखाना होगा, क्योंकि हमारा कल्चर है इंडिया में हर जगह पे कि शाम का जो टाइम है वो पढ़ाई का टाइम है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई। तो बच्चा भले ही स्कूल में रहे 4 बजे तक, लेकिन शाम को जब वो घर वापस आए तब थोड़ा देर उसको बिठाकर उसको आदत डलवाना होगा कि पढ़ना है अब तुमको। करेक्ट। तो वो टाइम जो है उसको बताना होगा, बच्चे को समझना भी होगा। यस। तो ये पेरेंट्स का काम है कि बच्चे को बिठाकर पढ़ाएं। और ये सारा जो मटेरियल है ये सारा जर्मन में होगा, तो सजेशन मेरा ये भी रहेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स स्पेंड्स सम टाइम इन लर्निंग जर्मन, बिकॉज अदरवाइज आगे के क्लासेस में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको और जहाँ भी प्रॉब्लम होंगी, इफ यू आर गुड इन जर्मन यू कैन सपोर्ट देम इन मैथ्स, यू कैन सपोर्ट देम इन जर्मन आल्सो, ऑल द लैंग्वेजेस और एवरीथिंग, राइट, साइंस, ऑल द सब्जेक्ट्स। और बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम होगी पढ़ने लिखने में। हाँ। क्योंकि बच्चा अगर नहीं कर पाएगा तो आपको ही लगेगा कि नहीं हमें कमी है, शायद हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका मेथड और हमने जो इंडिया में पढ़ा है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, उनमें बहुत डिफरेंस होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस माइनस तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाते हैं, द वे वी हैव लर्नड इट इन इंडिया, यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना वाला मेथड अनलर्न करना पड़ा, इसको रीलर्न करना पड़ा, और अब मैं इसके मेथड से काम करता हूँ। तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा बच्चे के साथ साथ। यस। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही करने लगे ना, बच्चे को आप बैठ के पढ़ाने लगे, तो आपको भी आ जाएगा क्लास 2 ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा करके अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके मटेरियल के साथ, तो यू विल आल्सो लर्न एंड यू विल बी एबल टू सपोर्ट द किड इन अ बेटर वे। क्योंकि स्कूल में तो बताते ही हैं सारी चीज़ें, बच्चे सीखते हैं, फिर वही चीज़ें आप देखेंगे तो आपको भी धीरे धीरे आने लगेगा। उसके बाद क्लास 3 में पहुंचते हैं, तो क्लास 3 में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। करेक्ट, क्लास 3 में प्रेशर बढ़ जाता है, और क्लास 3 में प्रेशर इसलिए बढ़ाते हैं कि स्कूल वांट्स टू प्रिपेयर द किड्स फॉर गिम्नेजियम और हायर क्लासेस। अभी कंसेप्ट क्या है कि ग्रुंडशुले में ना हर फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, ठीक है, जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं ईस्टर्न यूरोप से या फिर अफ्रीका से या फिर कहीं से भी, ठीक है। तो आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग इट एट अ हाई लेवल कि इसलिए ना ग्रुंडशुले में कभी भी करिकुलम प्रेशर वाला नहीं रहता, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत। ग्रुंडशुले में पता रहता है कि यहाँ से बच्चे बंटने वाले हैं, अलग अलग जो स्कूल का जो सिस्टम है ना, उस पे बंटने वाले हैं। 4 सिस्टम यहाँ पे मेन होता है। ग्रुंडशुले खत्म होगा क्लास 4 में, दे विल डिवाइड द किड्स इन couple of groups. So first group is जिनका नोटे 1 से लेके 2.33 तक रहता है, उनको गिम्नेजियम का रिकमेंडेशन होता है, दैट दीज किड्स विल गो टू द गिम्नेजियम। 2.33 से 3.66 तक जो बच्चे होते हैं वो रियाल शूले में जाते हैं, और 3.66 से नीचे जिनका नोटे होता है उनको मिडिल शूले का रिकमेंडेशन मिलता है, ठीक है। कहने का पर्पस इनिशियली जो भी रहा हो, बट अभी ऐसा है कि जो गिम्नेजियम से पढ़ के जाते हैं बच्चे, ओनली दे आर द वंस हु गेट अ सीट इन द यूनिवर्सिटी। जो रियाल शूले और मिडिल शूले के बच्चे हैं, दे गेट ट्रेन्ड इन लाइफ स्किल्स फॉर एग्जांपल, और हैंडी स्किल्स जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैसनरी, ये सारे काम उनको सिखाए जाते हैं। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से थॉट प्रोसेस ऐसा रहा होगा कि डिवाइड कर देने से ना आगे जाके वर्कफोर्स मैनेज करने के लिए इनको इजी रहता है कि ये जो बाकी लोग जो हैंडवर्क सीख रहे हैं, ये सारे लोग फैक्ट्रीज़ में और बाकी सोसाइटी में बाकी जो हैंडवर्क का काम है वो करेंगे। और जो गिम्नेजियम वाले बच्चे होंगे, दे विल गो फॉर हायर स्टडीज़, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs एंड ऑल दोज।
ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। जो इंडिया से हम आते हैं तो हमारा रहता है कि नहीं, हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द किड्स कैपेबिलिटी ऑल्सो, बट हम लोग थोड़ा, अगर नहीं रहता है किड्स का कैपेबिलिटी तो भी थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, राइट। तो ये सब होने के बाद तो एक्चुअल में ये कट ऑफ जो होता है ये क्लास 4th में होता है। बट इफ़ समवन इज थिंकिंग दैट हम क्लास 4th से स्टार्ट करेंगे, 3 तक तो कोई लोड नहीं है, ये गलत स्ट्रैटेजी होगा। स्ट्रैटेजी होगा क्लास 2 से स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे सपोर्ट करो। वो भी क्लास 2, मतलब क्लास 2 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नहीं कि 2 पे जाके करेंगे, या 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 पे जाके करेंगे, नहीं। आपका जो गर्मी की छुट्टी मिलती है ना, समर वेकेशन, जो अगस्त में छुट्टी मिलती है, 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है, उसमें बच्चे को प्रिपेयर कराना होगा। थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कराने से फायदा होता है। छुट्टी तो है, पूरा दिन बच्चा क्या करेगा, लेकिन थोड़ा उसमें से टाइम निकाल के आपको पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, तो आपको इजी हो जाएगा आगे जाके। और फिर एक्चुअल प्रेशर दिखने लगता है क्लास 4th में, क्योंकि 4th में सबको पता है कि यहाँ रिकमेंडेशन मिलने वाला है, घर के लोगों को भी पता है, टीचर को भी पता है, स्टूडेंट को भी पता है, तो थोड़ा पढ़ाई का माहौल अच्छा हो जाता है। क्लास 3 तक खेल कूद चलता है, क्लास 4th में थोड़ा माहौल अच्छा हो जाता है। और बच्चे को पता होता है कि जाना है, तो वो भी सीरियस हो जाएगा पढ़ने के लिए। अब बहुत बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे नहीं होते हैं। हमने कई सिनेरियोज ऐसे देखे जो क्लास 4th में हाफ वे जाने के बाद बच्चे जाके कि अरे हमारा नोटे तो बहुत खराब हो गया, अब क्या पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई करते हैं। उन्होंने बहुत जी जान लगाया बट नहीं कर पाए, एंड देन इवेंचुअली उनको रियल शूले या मिडिल शूले का रिकमेंडेशन मिला। बट उसके बाद भी ना एक ऑप्शन होता है, सपोज यू गेट ऑल द रिकमेंडेशंस बाय मार्च अप्रैल तक आई थिंक सारे रिकमेंडेशंस आ जाते हैं कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है। और यहाँ भी वही सिस्टम है, स्कूल ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग गिम्नेजियम, रियल शूले और ग्रुंड शूले को इन्फॉर्म कर देता है कि इतने बच्चे हमारे यहाँ से आपके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा एक चांस रहता है कि मार्च अप्रैल में वो बता देते हैं कि ये आपका बच्चा यहाँ पर है। Correct. तो आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा उसको पुश कीजिए, जुलाई तक 1-2 एग्जाम उसमें और होते हैं, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो वहाँ जाके कवर कर लेता है। लेकिन ये 99% के लिए ये नहीं है, मतलब एक बच्चा, कोई 1% बच्चा होता है जो आगे जाता है। अगर आपने 10 एग्जाम्स दिए हैं और उनका एवरेज नोट आपका 3 बना, और आपने एक 11th एग्जाम दिया, उसकी वजह से 2 में आना मुश्किल है, राइट। एक तरफ 10 का वेट है, एक तरफ 1 का वेट है, तो द कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग आउट वहाँ पे काम नहीं करता। बट ऑप्शन एक और रहता है, ये फाइनल लाइफलाइन है। इसमें क्या होता है, हर गिम्नेजियम अक्रॉस जर्मनी, एटलीस्ट अक्रॉस बायर्न में तो मैंने देखा, बट प्रोबेबली अक्रॉस जर्मनी में भी यही होगा कि एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो समझिए जो बच्चा गिम्नेजियम का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया क्लास 4th में, दे हैव स्टिल 1 चांस टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन टुवर्ड्स एंड ऑफ जुलाई, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर और ये एग्ज़ाम वही 3 सब्जेक्ट का होता है, मैथ्स, जर्मन एंड हासू HSU, इन तीनों का पेपर देगा, और बच्चा अगर उसमें क्लियर हो जाता है, दे विल गेट अ सीट इन द गिम्नेजियम। तो ये फाइनल लाइफलाइन है। और एक होता है 6 to 6 क्लास और 7 क्लास में एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप गिम्नाजियम से, मतलब रियल शूल से गिम्नाजियम में आप जा सकते हैं। वहाँ से भी मिडिल शूले से, मिडिल शूले से भी, मिडिल शूले, रियल शूले, दोनों के बच्चे 6th और 7th एंड 10th, ये 3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पे वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके नोटे कैसे आ रहे हैं और आपके स्कूल का रिकमेंडेशन क्या है। करेक्ट। अगर आप नहीं है लायक तो फिर वो देंगे ही नहीं, रिकमेंड करेंगे नहीं, भले ही आप कितना ही कुछ कर लें, राइट। तो चांसेस बहुत होते हैं। इवन जो रियल शूले और मिडिल शूले के बच्चे हैं, उनको ना क्लास 13th में जो अबिटूर होता है ना, अबिटूर का मतलब जो 12th का एग्ज़ाम, हमारे यहाँ का 12th बोर्ड, हाँ, जो अबिटूर है उसमें भी इनको चांस मिलता है बैठने का, इफ़ दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। बट देखो प्रॉब्लम क्या है, गिम्नेजियम में जो माहौल है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब पुश कर रहे हैं अबिटूर के लिए, तो वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है। रियल शूले में हो सकता है 10 में से 5 बच्चे तैयारी कर रहे हो, 10 में से 2 बच्चे, 1 बच्चा तैयारी कर रहा होगा, ऐसा। मिडिल शूले में वो भी मुश्किल है। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको माहौल नहीं मिलेगा,
you don't have enough people around you or surrounding you who are going to support you in preparation for the 13 में abitur बोर्ड में up to class 13 6 और 7 में ऑप्शन रहता है, क्योंकि जस्ट आप वहाँ पे गए होते हैं, आपको एक ट्रॉमा होता है कि नहीं हम यहाँ कैसे पहुँच गए, हम तो गिम्नाजियम में हमको हाँ, 6, इंजीनियर 7 में बनना थोड़ा है, हमको push डॉक्टर रहता बनना है, है, कि हमको पढ़ना ही है, घर से ही प्रेशर रहता है कि नहीं पढ़ना ही है। इस पे तो हो थोड़े दिन सकता है। पहले ना एक रिपोर्ट दिखा रहा था, उसमें दिखाया है यहाँ पे है जर्मन टीवी पे कि the actual percentage of kids who are not in gymnasium appearing for the abitur and clearing it is 1%. So it's very low, it's hopelessly low. सही बात है। तो I would always suggest कि थोड़ा अगर आपको खुद मेहनत करनी पड़े, थोड़ा पुश करना पड़े अपने बाउंड्रीज को, थोड़ा नया लैंग्वेज सीखना पड़े, डू इट। तो ये आपके लिए ही अच्छा है सबके लिए अच्छा है। आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पढ़ाई के लिए आप बैठेंगे साथ में पढ़ेंगे, तो आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर तो B1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, तो B1 तो आपको करना पड़ेगा ही अगर आप जर्मनी में रहना चाहते हैं यहाँ बच्चे को। पड़ेगा। हाँ, तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपने बच्चे के साथ थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। बच्चे से पहले अगर बेबी प्लान नहीं हुआ है तो अभी से सीखना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर बेबी है भी, अगर किंडरगार्टन में है या फिर स्कूल जाने के जब वो सीखना चालू करे उससे 2 साल पहले का हेड अप ले लो आप। हाँ, B1 तो आप कर ही लो, ठीक है। और उसके बाद अगर बच्चा अगर मान लो अब किंडरगार्टन में है और आपको लग रहा है कि नहीं अब उसको भेजने का टाइम आ गया, या फिर क्लास 1 में 2 में है, तब भी आप देखिए, पढ़िए, बच्चे को बिठाइए पढ़ने के लिए। चलो, और इसके अलावा अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ट्यूशन जैसा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन है एक आध दो कंपनीज हैं। हाँ, जो जैसे हमारे यहाँ पे ट्यूशन होता है कि टीचर है, स्कूल के टीचर है, ट्यूशन पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं होता मुश्किल है। लेकिन एक आध दो कंपनीज हैं, जैसे शूलर हिल्फे करके कंपनी है, जो जहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्टर करो, दे विल अरेंज फॉर ऑनलाइन ट्यूटर्स। तो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, वो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, या फिर फिजिकल क्लासरूम्स भी हैं जहाँ पे जाके बच्चे क्लास कर सकते हैं। नाखिल्फे करके आप गूगल में सर्च करोगे तो शायद आपको मिल भी जाए कुछ। हाँ, बट ठीक है, ये मतलब ये 3-4 क्लास में, मतलब ग्रुंडशुले में शूलर हिल्फे पूरे 13 हाँ वहाँ तक चलता है। लेकिन वो उसका ना एक वो चलता है, फिर ना उसका फ़ी होता है, फ़ी आपको पे करना होता है। और जैसे ही आप गिम्नाजियम मान लीजिए बच्चा चला गया, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ पे ना स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो थोड़े बड़े क्लास के होते हैं, वो बच्चे पढ़ाते हैं, उनका फ़ी थोड़ा कम होता है। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब स्कूल में है और नाखिल्फे चाहिए, तो फिर स्कूल ग्रुंडशुले में तो नहीं है, ग्रुंडशुले में नहीं है, लेकिन वो कंपनी के थ्रू आप करा सकते हैं। पर उसके लिए उसका फ़ी देना पड़ता है, वो हाई अमाउंट होगा उसका, वो उनका जो वो डिपेंड होगा कितने सब्जेक्ट लेते हैं, कितना इंटेंसिव पढ़ाई करते हैं, उस पर डिपेंड। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे इसका हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको और क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कुछ भी क्लैरिफाई करना है, तो हाँ, जो स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम हमने बताया ना, इसके बाद भी है, तो हम और अगले वीडियो में आपको इसके बाद भी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम बिल्कुल आपके मेरा साथ। एक कमेंट है, हाँ, अगर मैं यहाँ होता ना, मैं जैसे इंडिया से पढ़ाई की, अगर मैं यहाँ होता तो मेरा गिम्नेजियम में कभी नहीं होता। पूछो क्यों? मैं सच बता रहा हूँ, पूछो क्यों। मैं चौथी में तो नींद से जागा कि भाई ये दुनिया है, यहाँ पे पढ़ाई करनी। टाइम की बात अलग थी, और यहाँ पे बच्चे यहाँ तो चौथी में डिसाइड हो गया भाई कि तुम्हारा तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमें शौक लगा था कि ये क्या है। मैं होता तो मेरा तो, लेकिन लकीली हमारी बेटी वो गिम्नाजियम चली गई। मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी डाला है, आपने देखा है। तो अच्छा है, बहुत उसका मेहनत है उसके पीछे, उसके पापा बहुत मेहनत किए हैं उसके पीछे, उसने भी किया है, तो वो पहुंच गई है। और चलिए ठीक है, आप लोग बताइएगा अगर कोई कमेंट हुआ तो, अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपके मन में तो ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलो।